बैटल ऑफ बक्सर एक ऐसी लड़ाई थी जिसने ब्रिटिश पावर को भारत में मजबूत कर दिया। नमस्कार। हम सबने सुना है कि भारत में ब्रिटिश राज की नींव प्लासी की लड़ाई ने रखी थी। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? क्या हो अगर मैं कहूं कि एक और लड़ाई थी जो शायद उतनी मशहूर तो नहीं, लेकिन जिसने असल में भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया? जी हां, आज हम बात करेंगे बक्सर की उसी लड़ाई की। तो सवाल सीधा सा है, ब्रिटिश साम्राज्य की असली बुनियाद किस लड़ाई ने रखी, प्लासी ने या बक्सर ने? ज्यादातर लोगों के जहन में प्लासी का नाम आता है ना? लेकिन क्या असली कहानी कुछ और ही है? चलिए, आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और पता लगाते हैं कि क्या बक्सर की लड़ाई कहीं ज्यादा बड़ी और निर्णायक थी। तो ये कहानी शुरू होती है कंट्रोल की जंग से। एक तरफ थे बंगाल के नए नवेले नवाब और दूसरी तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और दोनों के बीच का तनाव बस उबलने ही वाला था। अंग्रेजों ने मीर कासिम को नवाब बनाया, ये सोचकर कि वो उनके इशारों पर नाचने वाली कठपुतली होगा। लेकिन मीर कासिम का इरादा कुछ और ही था। वो एक काबिल और आज़ाद सोच वाला शासक निकला। उसने सबसे पहला काम ये किया कि कंपनी के असर से दूर होने के लिए अपनी राजधानी ही मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर ली। मतलब साफ था, वो दबने वाला नहीं था। अच्छा, इस पूरे झगड़े की जड़ में एक चीज थी, दस्तक। इसे ऐसे समझिए कि ये एक तरह का वीआईपी ट्रेड पास था जो मुगल सरकार ने कंपनी को दिया था। इससे कंपनी बिना कोई टैक्स दिए अपना सामान इधर से उधर ले जा सकती थी। सब ठीक था, पर असली दिक्कत तब शुरू हुई जब इस पास का बेजा इस्तेमाल होने लगा। तो अब देखिए, यहां पर मामला एकदम साफ है। एक तरफ है मीर कासिम, जो चाहते हैं कि भाई सब व्यापारियों को बराबर का मौका मिले, तो उन्होंने सारे लोकल टैक्स ही हटा दिए। फेयर प्ले। दूसरी तरफ है ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके अफसर अपने पर्सनल फायदे के लिए इन दस्तकों का, मतलब उन फ्री पासेस का, जमकर गलत इस्तेमाल कर रहे थे। वो ना सिर्फ अपना माल बिना टैक्स दिए बेच रहे थे, बल्कि ये पास दूसरे भारतीय व्यापारियों को भी बेच रहे थे। नतीजा, नवाब का खजाना एकदम खाली। तो अब जाहिर सी बात है, टकराव तो होना ही था। शुरुआती कुछ झड़पों में हारने के बाद भी मीर कासिम ने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें समझ आ गया था कि अकेले लड़ना मुश्किल है, तो उन्होंने अंग्रेजों को टक्कर देने के लिए एक मजबूत गठबंधन बनाने का फैसला किया। इस गठबंधन के पहले और सबसे अहम सदस्य तो खुद मीर कासिम थे। बंगाल की नवाबी उनसे छीन ली गई थी और वो अपनी सत्ता वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उनका साथ देने आए अवध के ताकतवर नवाब शुजा-उद-दौला। वो देख रहे थे कि अंग्रेजों की ताकत कैसे बढ़ती जा रही है और उन्हें ये अपने राज के लिए एक बड़ा खतरा लग रहा था। और फिर इस गठबंधन को शाही पहचान देने के लिए इसमें शामिल हुए खुद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। भले ही उस वक्त तक मुगल सल्तनत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन बादशाह के नाम की अपनी एक अहमियत थी। उनके जुड़ने से ये लड़ाई सिर्फ एक नवाब की लड़ाई नहीं रही। और बस इसी के साथ मंच तैयार हो गया उस लड़ाई का जो उत्तरी भारत की तकदीर लिखने वाली थी। अब जरा मैदान में दोनों सेनाओं पर एक नजर डालते हैं। एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके पास थे महज 7,000 सैनिक, सिर्फ 7,000। और दूसरी तरफ भारतीय गठबंधन, जिनकी मिलीजुली फौज 40,000 से भी ज्यादा। मतलब कागज पर तो ये कोई मुकाबला ही नहीं था। जीत तो भारतीय पक्ष की पक्की लग रही थी, है ना? लेकिन 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान में जो हुआ, उसने सबको हैरान कर दिया। अंग्रेजों की छोटी लेकिन अनुशासित सेना और उनके बेहतरीन तोपखाने ने भारतीय गठबंधन की विशाल सेना को हरा दिया। ये प्लासी की तरह कोई साजिश या धोखा नहीं था। ये मैदान में जीती गई एक असली आमने सामने की लड़ाई थी। लड़ाई तो जीत ली गई, लेकिन अब सवाल ये था कि इस जीत को कागज पर कैसे उतारा जाए, इसे कानूनी और राजनीतिक ताकत में कैसे बदला जाए। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है रॉबर्ट क्लाइव की। इस जीत को हमेशा के लिए पक्का करने के लिए अगस्त 1765 में एक संधि हुई, इलाहाबाद की संधि। और यही वो दस्तावेज था जिसने भारत में कंपनी राज की कानूनी तौर पर नींव रख दी। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। उन्हें अपने दो जरूरी जिले इलाहाबाद और कड़ा कंपनी को देने पड़े। साथ ही 50 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना भी भरना पड़ा। और तो और, अब अवध एक आजाद राज्य नहीं रहा, बल्कि अंग्रेजों और उनके दुश्मनों के बीच एक बफर स्टेट बनकर रह गया। लेकिन असली बाजी तो मुगल बादशाह के साथ खेली गई। शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद में कंपनी की निगरानी में रहने को कहा गया, और इसके बदले में
उन्होंने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंप दी। सोचिए, मुगल बादशाह अब बस नाम के बादशाह रह गए थे, जिन्हें कंपनी से सालाना पेंशन मिलती थी। तो ये दीवानी आखिर थी क्या? दीवानी का मतलब सिर्फ टैक्स वसूलने का हक नहीं था। इसका मतलब था उस पूरे इलाके पर शासन करने का, वहां के न्याय का, हर चीज का कानूनी अधिकार। एक ही झटके में जो कंपनी यहां व्यापार करने आई थी, वो अब भारत के सबसे अमीर सूबों की असली शासक बन गई थी। तो चलिए अब वापस घूमकर अपने पहले सवाल पर आते हैं। बक्सर की लड़ाई का असली मतलब क्या था? इसकी अहमियत क्या थी? अब तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। प्लासी की लड़ाई एक साजिश थी, एक धोखा था। उसमें सिर्फ बंगाल के नवाब को हराया गया। लेकिन बक्सर एक असली जंग थी, एक खुली लड़ाई, जिसमें सिर्फ बंगाल के नवाब को नहीं, बल्कि अवध के नवाब और खुद मुगल बादशाह, मतलब उस वक्त की 3 सबसे बड़ी ताकतों को एक साथ हराया गया। तो कह सकते हैं कि प्लासी ने तो कंपनी को बस खेल में एंट्री दिलाई थी, लेकिन बक्सर की लड़ाई ने उन्हें उस खेल का मालिक बना दिया। इसीलिए बक्सर सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये इतिहास का वो मोड़ था जब एक ट्रेडिंग कंपनी ने कानूनी तौर पर शासन करने का हक हासिल कर लिया। व्यापारियों ने शासकों की जगह ले ली। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की असली शुरुआत यहीं से हुई थी। तो अब ये सोचने वाली बात है, भारत के सबसे अमीर इलाकों की दौलत उनके हाथ में थी, उनकी फौज को कोई हरा नहीं सकता था। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी का अगला कदम क्या होने वाला था? बक्सर की जीत ने अगले 200 सालों के लिए भारत